चुका था कि गजल कौन बोलते हैं। आज शुरू करते हैं कर्नाटक संगीत से। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत में साथी हमने किसको जाना था? ध्रुपद को, ख्याल को, ठुमरी को। ठीक है, हमने जाना था कौन सेमी क्लासिकल है, उसमें अर्ध शास्त्रीय है। तो उसको पढ़ते हुए और उनके कलाकार और घरानों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं आज कर्नाटक म्यूजिक। कल का क्वेश्चन मुझे बताओ, कर्नाटक म्यूजिक का संबंध कहां से है? बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का म्यूजिक। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक म्यूजिक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद साउथ इंडिया। यह मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जो दिया गया है, क्या बोलेंगे, जहां अधिकांश रचनाएं गाने के लिए लिखी जाती हैं। किसके लिए? गाने के लिए, फॉर सॉन्ग्स। अधिकांश कर्नाटक रचनाएं या तो तेलुगु कहां की भाषा है बताएं? भैया आंध्रा की है। अब आंध्रा दक्षिण में है कि नहीं है? साउथ इंडिया में है आंध्रा, जी हाँ। कन्नड़ कहां की भाषा है? भैया कर्नाटका की है, कर्नाटका की है। तमिल कहां की भाषा है? तमिल आपका ये तमिलनाडु की है। और संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मेनली हमारा फोकस है कि ये साउथ इंडिया से है कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत में मैंने साथी आपको दो एलिमेंट बताए थे कल। हिंदुस्तानी संगीत के दो एलिमेंट कौन से होते हैं? भैया राग और ताल होते हैं। कौन कौन? राग और ताल। तो हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक संगीत भी दो तत्वों पर आधारित है। किस पर? आपका दो तत्वों पर आधारित है। याद रखेंगे कितने एलिमेंट्स है इसमें? देयर आर टू एलिमेंट्स, रागा एंड ताल। किसी कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना के कई भाग होते हैं। एक तो मैंने बताया आपको तत्व कितने होते हैं? दो होते हैं, राग और ताल। ठीक है, ताल समझे थे? ताल मैंने कल बताया था आपको, ताल होती है राइमिंग, तुकबंदी। तुकबंदी मतलब पहली लाइन जैसे खत्म हो वैसे ही दूसरे। ठीक है, उसी राइम पर। जैसे आप गाने भी सुनते होंगे, क्यों चलती है पवन ना तुम जानो ना हम। तो पवन और हम की एक राइमिंग करने का प्रयास है। पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण, ये क्या है? इसके भाग हैं, ये इसके पार्ट हैं। तो कभी पूछे कर्नाटक म्यूजिक के पार्ट कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 3। देयर आर 3 पार्ट्स। आपसे पूछे कितने एलिमेंट्स होते हैं हिंदुस्तानी के भी और आपका कर्नाटका के भी, तो 2 होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। कौन से होते हैं? पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण होते हैं। कर्नाटक संगीत के शुरुआती प्रतिपादक, प्रतिपादक का मतलब होता है प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स से क्या मतलब होता है? प्रतिपादक से क्या मतलब होता है? जिस व्यक्ति ने उसको शुरू किया हो। भाई हमेशा किसी ना किसी चीज की कोई स्टार्टिंग करता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं, प्रतिपादक बोलते हैं। तो अन्नमाचार्य किससे जुड़े हुए हैं? कर्नाटक संगीत के पहले जाने माने संगीतकार हैं। लेकिन आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक? फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, ये किसको कहते हैं? फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक। कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है? ना जाने कितनी बार एसएससी ने इसको पूछा है। कर्नाटक, बहुत महत्वपूर्ण मार्क करना, कर्नाटक संगीत के पितामह या जनक? जनक, जनक किसको बोलते हैं? पिता को। कर्नाटक संगीत के संस्थापक प्रतिपादकों में से एक हैं पुरंदरदास जी। वे भगवान कृष्ण के भक्त थे। किनके भक्त थे? तो पुरंदरदास जो हैं वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो मैं आपसे पूछूं कर्नाटक म्यूजिक क्या बताया मैंने? उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, राग और ताल। उसमें साथ ही 3 पार्ट होंगे, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। हम बात करते कर्नाटक म्यूजिक को शुरू किसने किया था, तो आप कहोगे कर्नाटक म्यूजिक के लिए भी अन्नमाचार्य। लेकिन अन्नमाचार्य ने उसके बारे में उतना वर्णन नहीं किया कि हम उनको फादर बोल सकें। पुरंदरदास ने उसको बहुत पहचान दिलाई, उसके लिए मेहनत की। कौशल कुमार जी बहुत सारा थैंक यू। ठीक है, वे भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्हें ऋषि नारद का अवतार माना जाता है। इस तरह की चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है। हिज फेमस वर्क इंक्लूड्स दास साहित्य। मतलब कि दास साहित्य से मतलब होता है जो पहले स्लेवरी सिस्टम था। पहले क्या होता था? पहले तो जबरन दास रखते थे लोग, उनको पैसे भी नहीं देते थे, खाने को भी नहीं देते थे। एक टाइम खाना मिलता था, पूरे दिन शरीर पे उनके कौड़े मार के उनसे काम करवाया जाता था, अपने खेतों में हल चलवाया जाता था।
तो दासों के ऊपर जो साहित्य लिखा गया है, ठीक है, तो उनको एक रचना है दास साहित्य, दास साहित्य से इंस्पायर है मतलब। क्षेत्रैया किसके लिए जाने जाते हैं? इनका पद्म आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। पद्म का मतलब जो गीतों के लिए इन्होंने कुछ शब्द लिखे, पद्म का मतलब होता है वर्ड फॉर सॉन्ग्स। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम कहां का? तमिलनाडु यानी साउथ का हो गया, कुचिपुड़ी यानी साउथ का हो गया। तो कभी मैं आपसे पूछूं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत प्रयोग होगा? हिंदुस्तानी की साथ ही कर्नाटक प्रयोग होगा, बताएंगे? हिंदुस्तानी की कर्नाटक, तो आप कहेंगे भैया दक्षिण भारत के लिए हम जान चुके हैं कर्नाटक संगीत प्रयोग होता है। तो इनमें किसका? क्षेत्रैया की रचनाएं। भक्त रामदासु हैं, एक वेंकट मखिन है, ये कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक थे, प्रोपोनेंट थे ये भी। इन्होंने चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखा है, ये पूछा जाता है। चतुर्दंड प्रकाशिका जो है साथी किसकी बुक है और उसका संबंध किससे है? तो क्या बोलोगे? वेंकट मखिन की बुक है भैया। और मैं आपसे पूछूं चतुर्दंड प्रकाशिका जो है वो किस संगीत के लिए है? तो हमारा आंसर होगा कर्नाटक संगीत के लिए है। ठीक है। गुडलूर नारायण स्वामी, बालासुब्रमण्यम, सारंगदेव, टी.एम. कृष्णा और ओ.एस. अरुण कर्नाटक संगीत के कुछ प्रसिद्ध आपका साथी कौन है? संगीतकार अर्थात म्यूजिशियन है, जिसमें टी.एम. कृष्णा मत भूलना और सारंगदेव मत भूलना। सारंगदेव याद रखेंगे, टी.एम. कृष्णा याद रखेंगे। क्षेत्रैया, क्षेत्रैया किसके लिए जाते हैं? कि उन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे जो आज भी तमिलनाडु के भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में मिलते हैं। और फादर कौन है कर्नाटक म्यूजिक के? वो भैया पुरंदरदास हैं। कौन है? पुरंदरदास हैं। वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। यानी आपको लगेगा कि जो कर्नाटक में या दक्षिण भारत की बात करूं पूरे की, कि वहां पर जो कर्नाटक म्यूजिक है वहां पे कहीं ना कहीं जो तत्व मिलेंगे किसको मिलेंगे? वो कृष्ण भक्ति से मिलेंगे। इसीलिए हमने कई बार देखा है तमिलनाडु में मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी कौन है? भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के ही अवतार आपका कृष्ण जी है। तो ये सब चीजें आपस में लिंक होती हैं। ठीक है। तो सारंगदेव मत भूलना और टी.एम. कृष्णा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे आपका साथी मेल ट्रिपलेट आपका और वुमेन ट्रिपलेट। ठीक है। तो ट्रिपलेटी का मतलब होता है तीन ऐसे फेमस लोग कौन है जो कर्नाटक संगीत के लिए बहुत फेमस है। त्रिमूर्ति यानी कि ट्रिपलेटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। ट्रिपलेटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक कौन कौन है? त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री। मैंने आपको गाइड किया था दोस्त कि भाई साहब वो आप विजेता सीरीज करते रहना, थम्स अप करके बताओ कितने लोग उसको देख लेते हैं आराम से, बताएंगे जी। जी बिल्कुल आशीष भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको भी बताई थे तीनों की तीनों चीजें, तो चीजें क्या होती है वहां पे? रिवाइज हो जाती हैं, रिवाइज हो जाती हैं। ठीक है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन कौन? त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। मतलब भैया इनको त्रिमूर्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन तीनों ने एक साथ काम किया। इन तीनों ने एक साथ काम किया और एक साथ काम करते हुए अपनी एक पहचान बनाई। ठीक है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी.के. पट्टमल और एम.एल. वसंत कुमारी, जो 20वीं सदी के कर्नाटक संगीतकार हैं। 20वीं सदी मतलब आपका यानी कि अभी कौन सी चल रही है? अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है, यानी पिछले वाले के थे। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को लोकप्रिय रूप से कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति, क्या बोलेंगे इनको? फीमेल ट्रिपलेटी या फीमेल ट्रिनिटी कहते हैं। तीन लोग हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं इसे त्रिमूर्ति। तो तीन लोगों को बोलेंगे जो पहचान पाएंगे एक साथ। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की एक ही पहचान है ना, एक कौन है? क्रिएटर है ना, एक बनाते हैं, एक संतुलित करते हैं, एक बिगाड़ते हैं। तो त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री ये मेल हैं, याद रख लेना। ये कौन है? मेल। और साथ ही अगर बात करें एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, बहुत बड़ा नाम है कर्नाटक म्यूजिक के लिए, डी.के. पट्टमल और एम.एल. वसंत कुमारी, ये तीनों कौन है? वुमेन ट्रिनिटी या वुमेन ट्रिपलेटी है। ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। अब आते हैं भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकें।
दिखाओ भैया, ऊपर दिखाएं क्या कह रहे हैं। हाँ सर, विजेता सीरीज में लंबी वीडियो हैं, पूरा दिन क्लास लेते लेते थक जाते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल थक जाते होंगे, मैं समझता हूँ, बिल्कुल थक जाते होंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप उसको लाइव करें, आप आराम से देख लो, अपने शेड्यूल के हिसाब से देख लो, कोई संख्या बढ़ाने की एकदम से जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आपने कहा था नायक सीरीज बड़ी बेहतरीन है वनडे एग्जाम के लिए। जी, आज भी कहेंगे हम इस बात को, लेकिन वो पुरानी हो चुकी ना, उसको पहले कर चुके, अभी हम विजेता सीरीज करा रहे हैं। और उसके बाद विजेता के बाद मैं जिसको कराऊंगा तो फिर उसके लिए बोलूंगा, क्योंकि अप टू डेट कौन सी सीरीज मिलेगी जो बाद में होगी। ओके, हाँ आपके लिए भी कराएंगे, लेकिन पहले एटलीस्ट जो बोलता हूँ उसको करते रहा करो। स्पेशल ऐसा कुछ होता नहीं कि भाई इसी एग्जाम के लिए करानी है, बाकी करा देंगे, है ना। आगे आएंगे। भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकें, सामवेद। सामवेद का बताना जरा, कौन सा उपवेद मैंने आपको बताया था कि भैया इस उपवेद में कौन सा उपवेद था जिसमें आपका म्यूजिक के बारे में जिक्र था, कौन सा उपवेद था बताएंगे एक बार। नाट्य शास्त्र हम जानते हैं भरत मुनि ने लिखा है। शिल्पादिकारम, एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं, वनडे एग्जाम कोई ऐसा नहीं जिसमें शिल्पादिकारम से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो उपवेद क्या बोलेंगे भैया, गंधर्व वेद आपने बताया था हमको, कौन सा, गंधर्व वेद। ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे साथियों ने लिखा गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं देखो, उसके लिए बार बार मत लिखो सर कहां मिलेगी कैसे मिलेगी, मैंने तुमको बता दिया, विजेता सीरीज यूट्यूब पर टाइप करोगे मिल जाएगी, करना ना करना आपकी मर्जी है, नहीं करना बिल्कुल मत करिए, लेकिन बार बार मत लिखिए, है ना। ये करूं वो करूं, सुन के महसूस कर लिया करो। शिल्पादिकारम किसने लिखी है, इलेंगो अधिगल, एक जैन, इलेंगो अधिगल एक कौन थे, एक जैन राजकुमार थे, जैन राजकुमार थे। इलिंगो अधिगल की कहानी आपने शिल्पादिकारम सुनी है, बहुत चर्चित कहानी है। इतिहास में सर पढ़ाएंगे आपको तो उस टाइम पे वो जिक्र करेंगे आपसे, जब तमिल साहित्य आप पढ़ोगे, तमिल संगम पढ़ोगे, तो तमिल संगम में क्या हुआ था कि उन तमिल बहुत सारे ऋषि बैठे, 3,000 के करीब लेखक बैठे, उन्होंने बोला कि हम अपना तमिल में साहित्य लिखेंगे, जैसा आपका संस्कृत का साहित्य है ऐसे ही हम तमिल में भी लिखेंगे। तो तमिल की जो प्रसिद्ध 5 महाकाव्य माने जाते हैं, जैसे उत्तर भारत में कौन कौन चर्चित है, रामायण है, महाभारत है, ऐसी साउथ इंडिया में शिल्पादिकारम उतना ही चर्चित है। ये कहानी है बस, और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कहानी को पढ़ना है इसको, शिल्पादिकारम को। कहो तो मैं सुनाऊं कहानी, लेकिन मैं इसका सार बता पाऊंगा आपको सिर्फ, मतलब मेरे द्वारा पढ़ी गई बेहतरीन कहानियों में से एक है। सुनिए, मदुरै सुना है आपने, तमिलनाडु में दक्षिण में है। तो मदुरै में क्या होता था, एक व्यापारी रहता था, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ने तो क्वेश्चन ये पूछा था कि शिल्पादिकारम की जो कहानी है वो किसकी कहानी है। कोवलन एक व्यापारी था, एक मर्चेंट था, और उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ का नाम था क्या बोलेंगे भाई, उसकी वाइफ का नाम था कन्नगी। ये मतलब एक धनी व्यापारी का बेटा था, और व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। कन्नगी भी एक दूसरे व्यापारी की बेटी थी, तो दोनों का आपस में शादी हुई, बहुत अच्छे से दोनों का जीवन चल रहा था। लेकिन बीच में एक फेमस बार डांसर थी, ऐसे समझिए, एक नृत्यांगना थी आपका माधवी, जो प्रेमिका है इसकी, उसका नाम है माधवी। प्रेमिका समझते होगे ना, हाँ भैया, ऐसे तो हम सब कुछ जान जाते हैं, बस पढ़ाई के रिलेटेड अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। इसकी प्रेमिका थी माधवी, तो इसका डांस देखने गया ये मदुरै, और डांस देख के तो मतलब रह गया, डांस देख के तो फिदा हो गया, और फिदा हो गया तो वहीं पर दिल लगने लग गया। अब ये तो दरअसल में एक बार डांसर थी, इसे तो लोग मिलते रहते थे, तो इससे इसकी बातचीत हुई, इसने बोली कि 1000 गोल्ड कॉइन तुम दो तो मैं ये डांस वांस सब छोड़ के तुम्हारे साथ रहने लग जाऊंगी, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। इसने इसको दे दी, व्यापारी आदमी था, बहुत धनी था, इसके साथ ही रहने लग गया, मतलब इसको छोड़ दिया। अब कन्नगी जो है वो पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्री का मतलब होता है जो सिर्फ अपने पति से प्रेम करती है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं।
वो पवित्र औरतों में से एक थी। ये सब बहुत समझाती है, कहती है कि भाई तुम उसके वश में मत रहो और वापस आओ, वापस आ जाओ यहां पे, है ना, वापस तुमको आना पड़ेगा। तो ये इसके समझाने के बावजूद, भाई जब व्यक्ति प्रेम में अंधा हो जाता है तो सुनता थोड़ी है किसी की, आता ही नहीं है वापस। तो धीरे धीरे इसका धन खत्म हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, तब इसको समझ में आता है। तो ये कहानी ये बताती है कि जो सही निर्णय या सही डिसीजन है वो सही वक्त पे करना चाहिए। कहते ना, जब वक्त हाथ से चला जाता है तो फिर कोई फायदा नहीं होता। ये फिर से इसके पास आ जाती है, ये अपनी पत्नी के पास आता है वापस रिटर्न करके कि मुझे अपनी गलती का मैं रिमोर्स कर रहा हूं, पश्चाताप कर रहा हूं, मैं वापस आ गया हूं। फिर उधर से माधवी आ जाती, कहती पैसा मेरे पास है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम क्यों दुखी हो, मेरे साथ चलो। उसको भी उसका साथ अच्छा लगता था माधवी को, लेकिन वो मना कर देता है। अब पैसा तो इसके पास बचा नहीं, पैसा नहीं बचा तो कोवलन सोचता है यार फिर से रीस्टार्ट कैसे किया जाए, नई स्टार्टिंग कैसे हो। ऐसा होता है ना, व्यक्ति के सब कुछ डूब जाता है और उसको लगता है अब तो शुरुआत होगी ही नहीं। लेकिन डूबा क्यों सब कुछ? उसके कृत्यों की वजह से, उसके एक्ट्स की वजह से। अगर उसके एक्ट सही होते और वो प्री डिसाइड कर लेता, पहले से निर्णय ले लेता, तो उसकी चीजें गलत ना होती। तो उसकी पत्नी कहती कोई दिक्कत नहीं है, हम मेहनत करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप फिर से किसी के चक्कर मत पड़ना। उसने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो ये कोवलन जब वापस मदुरै जाता है अपना व्यापार शुरू करने, तो इसकी वाइफ जो है इसको देती है पायल। पायल समझते हैं, अनिकेत, पैरों में जो पहनी जाती है। तो इसीलिए इस शिल्पाधिकारम को कहा जाता है, एसएससी सीपीओ 2022 देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था, नूपुर की कहानी किस रचना को कहा जाता है? नूपुर की कहानी, द स्टोरी ऑफ अनिकेत, स्टोरी ऑफ अनिकेत है। तो इसने अपनी पायल दी इसको, एक दो पायल थी उसके पास, और वो क्योंकि अमीर घराने से थी तो उसकी पायल में बहुत महंगे रत्न जुड़े हुए थे, मणि थी उसमें, डायमंड्स थे। तो उसने वो दे दी उसको एक पायल कि तुम इसको बेचो, सोना ले लो और अपना व्यापार शुरू कर दो। लेकिन संयोग से हुआ क्या कि वहां की जो रानी थी, वहां का राजा था नेजुडेनियल, तो नेजुडेनियल की जो पत्नी थी उसकी भी पायल खो गई थी, अब वो मिल नहीं रही थी। ये जब सुनार के पास वो पायल बेचने पहुंचा, तो वहां का जो साथी, आपका जिसको बोलते हैं ना रॉयल होता है ना, एक व्यक्ति रॉयल ज्वेलर होता है, जो एक शाही सुनार होता है, उसी के पास सारी चीजें बनवाता था राजा, और उसको पता होता था राजा के राजकुमार की चीजें कौन सी हैं, राजा क्या पहनता है। ये जैसे ही बेचने गया तो उसने देखा रानी की जो पायल खुई है वो ऐसी ही थी। उसको थोड़ा भ्रम हुआ, पक्का था नहीं, उसे भ्रम हुआ, तो उसने क्या कर दिया फिर, आपका उस पायल को जाके राजा को दे दिया। बोले जी वो रानी की पायल मिल गया और उसको कोई बेचने आया। तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा, राजा नेजुडेलियन ने। उसने कहा अगर ये बात सच निकले तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दो तुरंत, क्योंकि हमारे राज्य में वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, अपने जस्टिस के लिए, कि यहां पे जो भी चोरी करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब उसको मृत्युदंड दे दिया गया। उसकी पत्नी को जैसे ही पता चला तो वो राजमहल आई, और राजमहल आके उसने बोला कि हे नराधम, नराधम मतलब नर मतलब पुरुष और अधम मतलब नीच, हे गिरे हुए व्यक्तियों में तुम किसने तुमको राजा बनने का हक दिया, और क्यों तुम अपने न्याय का ढिंढोरा पीटते हो? तुमने मेरे बेकसूर पति की जान ले ली। उसने अपना इंस्पेक्शन कराया, रानी इसको बोला ये क्या कहती है। रानी लेके आई पायल अपनी, उसके पास दूसरी पायल थी, उसने उतार के दिखाई, ये मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है। तो दोनों पायल जब मैच हुई तो पता चली रानी वाली कम मैच होती थी, और जो कन्नगी की थी, राजा मतलब अपने न्याय के लिए इतना प्रसिद्ध था कि राजा ने आत्महत्या कर ली। यहां भी एक मैसेज है, आपको अपने शब्दों के लिए, अगर आपको लगता है कि आप अपने शब्दों पर टिके नहीं रह सकते, तो आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह में कुछ भी आया वही बोल दिया आपने। आपको लोगों से वो बातें बोलनी चाहिए जिनको आप निभा सकते हैं, ऐवही कुछ भी मत बोलो। तो राजा ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जो आपका कन्नगी थी वो शांत नहीं हुई। उसने पूरे राज्य को, पूरे मदुरै शहर को श्राप दिया। उसने बोला अगर मैं पतिव्रता रही हूं और मेरे जीवन में अगर मेरे पति के अलावा मुझे किसी के ख्याल ना आए हों, तो इसी समय सारा साम्राज्य सिर्फ बच्चों, स्त्रियों और ब्राह्मणों को छोड़ के अभी जल जाए।
वो कहते हैं संपूर्ण जो वहां के पापी लोग, वहां पे आग जली, देवी मीनाक्षी प्रकट हुई, उन्होंने उसको शांत किया। तो आज भी साउथ में आप देखोगे ना, इनको साउथ की क्या बोलते हैं, साउथ की पार्वती कहा जाता है। दक्षिण की पार्वती किसे कहा जाता है, कन्नगी को कहा जाता है। ठीक है। अभिलाषी तार्थ चिंतामणि सोमेश्वर, कहानी समझ में आई? हम सब करके बताओ, कुछ सीखने को मिला कहानी से? नहीं सीखा होगा तो फिर वो भी आपका काम है। अभिलाषी तार्थ चिंतामणि सोमेश्वर। गीत गोविंद भैया बहुत चर्चित है, बहुत पूछी जाती है, जयदेव की है। संगीत रत्नाकर आपका सारंगदेव, बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीत की प्राचीन पुस्तकों में से एक है, याद रख लेना इसको। ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक, संगीत की प्राचीनतम पुस्तक इसको कहा जाता है। सबसे पुराना जो वर्णन है संगीत का वो इसी में, एंशिएंट बुक फॉर म्यूजिक, संगीत की प्राचीनतम पुस्तक। संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य, और संगीत दर्पण ये दामोदर पंडित की है, ये भी महत्वपूर्ण है। ओके, आगे आएंगे। अब तक तो हम पढ़ रहे थे साथी आपका शास्त्रीय नृत्य को। शास्त्रीय नृत्य से मतलब होता है क्लासिकल, जो कहां वर्णित है भैया, प्राचीन पुस्तकों में या शास्त्रों में, जिसमें से ये रहे शास्त्र आपके सामने। इनमें जो वर्णित था वो शास्त्रीय था। कितने प्रकार का बताया था शास्त्रीय, मैंने आपको जरा बताएं भैया? आपने बताया था 2 प्रकार, हिंदुस्तानी कर्नाटक। लोक संगीत का जो फोक म्यूजिक था उसका कोई टाइप मैंने आपको बताया था? नहीं भैया। ठीक है। हाँ, मिक्सअप के आपने बताए थे, रविंद्र संगीत होता है कई जगह पे आपका। तो अभी वो मिक्सअप वाले और जो लोक संगीत हैं उनको हम यहां पे पढ़ेंगे कि उनका संबंध किस राज्य से, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है 10 कथिया कहां के साथी आपका फोक सॉन्ग्स हैं, कहां का फोक म्यूजिक है, ये भी पूछ लेगा। क्या बोलोगे? फोक म्यूजिक। तो फोक म्यूजिक होता क्या है? भारत भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण, विविधतापूर्ण का मतलब हमारे कल्चर में जगह जगह बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। एक चीज हमको जोड़ती है वो है राष्ट्र। यह है विविधता, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, विविधता का मतलब क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ वो भारतीय संस्कृति में भी प्रतिबिंबित है, मतलब कि वो इमेजिन होती है। लोकगीत और उनके राज्य, 10 कथिया संबलपुरी और पाला कहां के हैं? उड़ीसा के। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। दहाड़ी, टप्पा, जुगनी और माहिया ये कहां के हैं? पंजाब के। याद कराएं। उड़ीसा की तुमने क्या सुनी है बताएं जरा, इसको मिटाते चलेंगे। स्टेट तो बताना आसान होता है, इस बार आपसे ये मिटाएंगे। तो क्या बोलोगे? 10 कथिया संबलपुरी और पाला। याद रखना 10 कथाएं सुनी है हमने ओडिशा पटानी की, वो संभल संभल के चलती है। ठीक है, संभल संभल के चलती है, संभल संभल के चलती हैं। 10 कथाएं सुनी है हमने उसकी, उसका पाला किसी से नहीं पड़ा। पाला, ओडिशा को हमने छऊ भी तो याद किया था, पाका भी तो याद किया था कि उसके 6 पैक है, यानी कि वो अच्छे से अपना पाला, उसको किसी ने अच्छे से पाला है। पंजाब के देखो, पंजाबी गानों में आपने सुना होगा अक्सर, जोगी माही हीर राजना सबनू जाके मैं ये बोलना, बात बोल के राज खोलना, सुना है? जोगी माही बहुत आते हैं शब्द, कहां पे? पंजाब में। टप्पा हम पहले याद कर चुके कि भैया ऐसा पंजा मारूंगा कि तुम टप्पा खा जाओगे धड़ से, तुम्हारे धड़ पे ऐसा पंजा मारूंगा कि टप्पा खा जाओगे। दहाड़ी, टप्पा, जोगी और माहिया। महाराष्ट्र के देखिए, भलारी, ललिता। ललिता याद है किसका नाम था भैया? भाभी का नाम था, गोरीचा ललिता, ये वहां का फोक डांस भी था। भलारी, पोवाड़ा, वो बड़ा पाव लेके आया था। अरे बोलो याद भी है भाई या नहीं? कुछ समर्थन तो किया करो, मेरी एनर्जी के साथ में मुझ तक पहुंचाया करो चीजों को। जी भैया, हमने जो एफर्ट्स लगाए वो याद है। ओवी, ओवी क्या लेके आया था? ओवी बेचारा, ओवी भला आदमी था। ओवी कौन? जो गोरीचा ललिता का पति है, ओवी भला आदमी था बेचारा। क्या लाया था? हार लाया था। महाराष्ट्र, लावणी, तमाशा, अभंग। और भाभी कौन है? भाभी भाव खाने वाली है। ठीक है, भाभी भाव खाने वाली है। गोंधर महाराष्ट्र के। सोहर, सोहर कब बनता है आदमी? जब उसका ब्याह होता है भैया, शादी होती है। शादी के बाद आदमी क्या बन जाता है? सोहर बन जाता है। सोहर, शादी के बाद आदमी क्या बन जाता है भैया? सोहर बन जाता है। सोहर, सोहर।
ठीक है, सोहर बन जाता है ना, पति को बोलते हैं ना सोहर। पश्चिम बंगाल के, ऐसे याद रखो, बंगाल का रूट वर्ड हमारा हमेशा क्या होता है, बंगला, बंगला होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एक भैया से कोई बोला, भैया से कोई बोला कि भैया भैया बहू ले आओ अब, भैया बहू ले आओ अब। ठीक है, और कौन सी बहू, बाउल, बाउल याद है, बाउल कहां के लोग बोलते, बंगले वाले, हम बोलते कटोरा, बंगले वाले बोलते बाउल। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे था, पश्चिम बंगाल से। तो ये तो आसान है, मैंने आपको बताया था रविंद्र म्यूजिक कल भी। रविंद्र म्यूजिक और बाउल ये दोनों हम पहले से जानते हैं भैया, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो भैया बहू ले आओ, तो भैया ने क्या बोला, नहीं पहले बंगला बनाऊंगा, बहू बाद में लाऊंगा, पहले खुद की तरक्की करूंगा, पहले खुद को कामयाब करूंगा। पहले क्या बोला भैया ने, भैया बहू ले आओ, भैया ने क्या बोला, नहीं पहले क्या बनाएंगे, बंगला। तो भैया और बहुला यानी भवैया बोल लो। भटियाली, भटियाली को आप याद करेंगे, भटियाली। जा, जिन, जा और रोपी ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। जा जिनसे भी कहनी है जा कह देना, जा जिनसे भी कहनी है जा कह देना। अरुण ने थोड़े गुस्से में आंचल से कह दी ये बात, क्या कह दी, जा जिनसे भी कहना है जा कह देना। और इस बात को सुनते ही आंचल क्या करी, रो पड़ी। आंचल इस बात को सुनते ही रो पड़ी। जा जिन, जा, जा जिनसे भी कहनी है जाके कह देना। परेशान कर रहा था उसको। अब आंचल तो बेचारी एकदम से रो पड़ी, तुम ऐसा क्यों करते हो। चलो हरियाणा, इसको बोलते हैं कैसे, चालो फोक म्यूजिक कहाँ का है, हरियाणा का। तो भैया हम सबको देखो, आजकल जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कितना खराब होता जा रहा है, तो बोलते हैं सब चलो हरियाली की तरफ। किधर चलो, हरियाली की तरफ चलो, ग्रीनरी की तरफ चलो, पेड़ लगाओ, चलो हरियाली की तरफ। ठीक है बेटा, फिर से बता देता हूं जिनको नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। बच्चों देखो, आप पढ़ते हो, प्रैक्टिस सेट कुछ ना कुछ तो करते होगे। मैं ये बोल दूं आपसे मत करो। एक तो पहली चीज तो मैं आपकी चॉइस दे देता हूं, आपको जीवन में जो जरूरी चीजें लगे, जो जैसे ठीक लगे वैसे करिए, जैसे लगे ठीक। आपको लगता है कि आप खुद बेहतर सोच सकते हैं तो उस तरीके से चलो, एक रास्ता तो ये हुआ। एक दूसरा ये है कि आपको मेरे ऊपर विश्वास है और मैं आपको एक वे दिखा रहा हूं, उस पर चलना है। तो जिनको नहीं चलना वो तो पहले ही अलग हो गए। अब बचे वो लोग जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये वे हो सकता है सक्सेस होने का, इंसान होने का ये वे हो सकता है। तो जिनको विश्वास है वही चले। तो जैसे मैं आपसे बता रहा हूं, कई लोग लिख रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस, भैया मैं उसमें टाइम लगता है मुझे। आप मत करिए उसको, मैंडेटरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूं आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। वो RWSSC चैनल पर होता है, मेन चैनल पर नहीं होता है। मेन चैनल पर बहुत सारी वीडियोज होती थी, इसीलिए हमने RWSSC को अलग बनाया, ताकि फिल्टर होकर कुछ अच्छा कंटेंट बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहां जाता रहे, है ना। तो वो डेली होती है, उसमें मैं आपका शायद कितनी क्लासेस हो चुकी हैं सुबह में, उसमें 16 हो चुकी हैं, उसमें 16 हो चुकी हैं, आज 17 है। तो जिनको उसको देखना है तो अभी 17 से भी देख सकते हो, 17 से 30 पहले कर लो, और फिर शुरुआत वाले जो बचे हो उनको कर लेना, है ना। ये तरीका जिनको करना है, और जिनको ये नहीं भैया मुझे नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप अपने वे से चलिए। गोवा, गोवा बताओ भैया, मांडी मांडो याद किए थे खूब, मांडोक होता है, मांडोक, मंडे को गोवा क्या बोलेंगे। व्यक्ति गया था तो सैटरडे संडे गोवा में घूमने, और मंडे को भी कह रहा है कि भैया मैं तो गोवा में ही हूं, मेरा मन लग गया है। मंडे को भी कह रहा मैं तो गोवा में हूं। पंखीड़ा, मांड, पनिहारी और लोटिया। देखो राजा का जो स्थान होता है, आपने कभी देखा होगा पुरानी जो हम देखते थे मूवीज, राजा के किनारे ऐसे पंखा करते रहते थी, दो लोग होते थे ना। तुम सोचते होगे बचपन में इसकी हवा भी जाती है या नहीं, हवा भी जाती है या नहीं जाती इन पंखों की, देखें। पंखीड़ा, मांड, पनिहारी और लोटिया। तो पंख लेके कहां खड़ी रहती हैं, राजा के स्थान पर। मांड हो गया आपका, पनिहारी, लोटे में पानी लेके भी खड़े रहते हैं लोग तैयार, लोटे में पानी लेके कहां, राजस्थान में। लोटे में पानी लेके कहां पे, राजस्थान में। पंडवानी याद है, हम सबको याद कराया था।
पांडव कितने दिन लड़े थे? 18 दिन। पांडवनी कितने दिन लड़ती भैया? 36 दिन। महाभारत 18 दिन हुई थी ना पांडवों की। जम्मू और कश्मीर, चक्री और भाका। जम्मू कश्मीर, भाका चक्कर तुमको पता है? जम्मू कश्मीर में बताते हैं वहां पे पत्थरबाजी होती थी, आर्मी एक्शन लेती थी। पता है आपको भाका चक्कर क्या था? भाका चक्कर, भाका मतलब वहां का चक्कर, पता है क्या भैया? जम्मू और कश्मीर। उत्तर प्रदेश के बिरहा, कजरी हमको याद है। होरी क्या बोलेंगे? ये आपका यूपी के हैं। सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में यूपी के बहुत कम पूछे जाते हैं, सिर्फ कजरी को मार्क कर लेना। सोपान और भूता गीत। पान खाके वो रात को संगीत के कार्यक्रम में चला गया। पान मीठा था, कहते हैं रात को मीठा मत खा के जाओ, भूत आ जाते हैं। सुना है ये मिथ आपने या नहीं सुना? बिरहा, बारहमासा, कजरी और होरी। सोपान, सो पान खा के वो संगीत देखने चला गया और क्या आ गए उसको? भूत आ गए केरल में। कल, कल से याद रख लेना, केरल। कल से क्या याद रख लेंगे? कल, केरल को हम बोल सकते हैं कल। केरल, कल वो सोपान खा के संगीत में चला गया रात को, तो भैया उस पर भूत आ गए। भूत बताएंगे एक दिन आपको, भूत का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जिकिर, टोकरी, गोलपरिया, बोरगीत और दिही नाम। असम, क्योंकि आज की जितना मैं अपना सेगमेंट रखता हूं, देखो एक चीज के लिए और थम्स अप करना चाहूंगा मैं दोस्त, जब आपको पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं आपसे 5-10 मिनट कभी भी बात करूं, हमेशा बोलता हूं हर बैच में बच्चों से, अगर मैं आपसे कहीं 5-7-10 मिनट उस चैप्टर के अलावा बात कर रहा हूं, गाइडिंग प्रोग्राम, कोई स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, कोई प्राचीन कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, तो प्लीज उसमें मेरे लिए सपोर्टिव रहना। मतलब मेरा ध्येय था, ठीक है। और इसके बारे में छोटी सी बात, जो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनका कोई लेना देना नहीं है, और मतलब मैंने अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति से सबसे ज्यादा सीखा है। मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि आप इसको यूट्यूब पे बोलिए, लोगों को गाइड कीजिए। वो कहते नहीं, मुझे किसी से कोई शब्द नहीं कहना है, क्योंकि वो उनका कहना ये है कि दुनिया में जो होगा वो होगा ही, तुम लाख प्रयास कर लो, तुम दुनिया को रास्ते पर लाने का प्रयास करोगे, वो नहीं आएगी, क्योंकि लोग अपने हित और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते रहेंगे, बस उनके खुद के लालच और स्वार्थ पूरे होने चाहिए। और अब अलग माइंडसेट के आदमी, हालांकि वो एक इंजीनियर हैं और इस देश के मतलब मिशन चंद्रयान जैसे आपको मिशन में शामिल रहे हैं, और फिर उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, ठीक है, एक टाइम पर परेशान होके, ऐसे समझो दुनिया से। तो वो हमेशा मुझसे कहते कि तुम बच्चों को जब पढ़ाओ ना यार, तुम्हारा काम सिर्फ ये नहीं है कि तुम उनको डेटा दे दो, डेटा याद करवा दो, गांधी जी ने ये किया था, ये सब याद कराने के लिए, स्टैटिक जी के भूगोल याद कराने के लिए। उन्होंने बोला कि ह्यूमन वैल्यूज तुम्हें भेजनी ही होंगी, नहीं तो तुम टीचर नहीं हो। ये समझिए उनके अंतिम शब्द है, और मेरे लिए हमेशा वो आइडियल है। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर शायद मैं भी उसको बंद कर दूंगा पढ़ाना, है ना। जिकिर, टोकरी, गोलपरिया, बोरगीत और दिही नाम। जिक्र, आज शाम, मुझे बताओ, मैंने आपको कल बताए थे आज शाम के, याद है? पेपा, टोका, गोगोना, और क्या बता, पावा, तुरी, बंगाल, वो कहां के थे? वो गुजरात के थे। तो ऐसे आज शाम जिक्र चल गया एक टोकरी वाली गोलपरी का। आज शाम सब बोर हो रहे थे, आज शाम क्या हो रहे थे? सब बोर हो रहे थे, बोर हो रहे थे बैठे बैठे सारे दोस्त। तो उन्होंने जिक्र छोड़ दिया एक टोकरी वाली गोलपरी का, कि भैया टोकरी लेके एक गोलपरी जा रही थी अभी यहां से आज शाम। दिही नाम, दी नाम, उसका क्या नाम है? झरने में कैसे नहाते हैं सब झारखंड में? झूमर, झूमर। झरने में भैया सब झूम झूम के नाचते हैं। नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं? जी भैया। भाव और डोली कुनी था। अरे बहुत भाव खा रहे हो, डोलने क्यों नहीं थे? डोलने क्यों नहीं थे मतलब डोलने क्यों नहीं गए थे मेरे साथ? डोला क्यों नहीं था? कुनीथा याद है? कर्नाटक में याद कराया था, एक कुनीथा और याद कराया था मैंने आपको,
फोक डांस में बताओ कौन सा कुनीथा था? डोलू कुनीथा के अलावा एक कुनीथा और था, याद है? डोला कुनीथा, पढ़ा कुनीथा, पटा कुनीथा हमने पढ़ा था, अगर याद आया हो, थोड़ा बहुत भी याद आया हो। ठीक है, तो भाव खा रहे हो, डोले क्यों नहीं थे मेरे साथ में? नाटक कर रहे हो ज्यादा। भाव खा रहे हो तो नाटक जो करता वही तो भाव खाता है। डोलू कुनीथा। हिमाराचल कैसी बताई थी भाई? शरारती। और जो शरारती लोग होते हैं उनके लिए पड़ती है जरूरत जूरी। जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस होता है, जजों का समूह, उसको जूरी कहते हैं। जूरी को लाओ, जूरी को लाओ, ये ऐसे नहीं मानेंगे, जूरी ला, मानेंगी नहीं ये हिमाराचल, मतलब जज बुलाओ इनके लिए, तो इतनी शरारती हैं। जूरी और लामान। हिमाराचल के लिए क्या करो? जूरी ला, ऐसे नहीं मानेंगे। जूरी मतलब जजों को बुलाओ इनके लिए, तो इन पे तुम मुकदमा करो। जोड़ा और घसियारी। उत्तराखंड याद है, उसने उत्तर मांगा था, उसकी बात सफल हो गई थी जब उसने उत्तर मांगा था, हाँ या ना? हाँ या ना? उसने जब उत्तर मांगा था, चाचिरी, कुमायूं, गढ़वाली, मैंने आपको ये सारे बताए थे। अभी पता चल जाएगा आपको, आप रिवीजन करते हो या नहीं, क्लास ध्यान से देखते हो भी हो या नहीं। फटाफट बोलो सारे लोग। बेटा क्लास पे ध्यान लगाओ। जो आप पूछ रहे हैं घूमर कहाँ का है, घूमर फोक डांस होता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करना है, बाकी दिमाग में कुछ लेके ही मत आओ, न्यूट्रल हो जाओ, ब्लैंक कर दो बाकी चीजों को, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। देखो एक बुद्धू कह रहा सर जी हाथ से लिख के समझा दो इन सबको, है इसमें दिमाग थोड़ा बहुत भी? अब तो ठीक है, और नहीं तो ये ऐसा नहीं बोलते। जब मूवी देखते ना इंटरेस्ट से तो वो सही है, मूवी वाले से ये नहीं कहते, डायरेक्टर वाले से। ये जो कहानी तुम बता रहे हो ना मुझे, ये मुझे हाथ से लिख के बताओ। एक हीरो था, ऐसे रहता था, ऐसे कपड़े पहनता था, वह मोटी अकल के इतना मोटा दिमाग भी किसी का होता है। इससे सुंदर राइटिंग दुनिया में कोई नहीं हो सकती, पूरी दुनिया में। तो बात बननी थी उसकी भैया, नहीं बनी थी बात, ये हुई ना बात, नहीं बनी थी। तो उत्तर में उत्तर नहीं मिला था उसको, तो उसका जोड़ा नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि वो गढ़वाली थी, और ये क्या करता, उससे घास खुदवाता, घसियारी, इसीलिए उत्तर नहीं दिया उसने, गढ़वाली ने। गढ़वाली ने उत्तर क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उससे, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बना, क्योंकि उससे घास खुदवाता। मदिगा दप्पू। मदिगा को याद करते, मैं देगा, मैं देगा अंधे को आंख। साउथ में नहीं बोलते लोग, कौन करेगा? मैं करेगा, मैं देगा। सचिन तेंदुलकर बोलते ना, मैं खेलेगा। मैं देगा, क्या दोगे भैया तुम? अंधे को आंख। आंध्र प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? अंधा बोलते हैं हमेशा। मदिगा, मैं देगा अंधे को आंख। बिल्लू पपतु धनुष, अम्माईनी वारी, उरूमी मेलम और तेवरम। बिल्लू बोला अम्मा से, अम्मा ई वारी मिली नहीं मिली मेरे लिए लड़की। बिल्लू क्या कह रहा है? बिल्लू किसी लड़के का नाम है, ठीक है। बिल्लू कह रहा अम्मा ई वारी उरूमी, रूमी, ठीक है, ऐसा समझ लो मेरा रूम तो बनवा रहे हो शादी करवाने के लिए, लेकिन रिश्ता कोई मिला या नहीं मिला? तो बिल्लू कह रहा है अम्मा ई वारी कोई मिलिम नहीं मिली। और बिल्लू का तेवर बहुत हाई है इस बात में, क्योंकि जिनकी शादी नहीं होती और उम्र हो चुकी होती है बहुत ज्यादा, फिर वो परेशान रहने लगते हैं। अगर करनी है, जिसको नहीं करनी है वो तो मुक्ति हो जाता है फिर, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? बिल्लू कह रहा अम्मा ई वारी मेरे मेल की कोई है या नहीं है? तेवर देखो इसको, तुम मिलना, तो मिलन की बात कर रहा है सारी, किसकी? मिलन की बात कर रहा है। मिलन से याद रखेंगे, मिलन कौन कर रहा है? मिलन की बात बिल्लू कह रहा अम्मा ई वारी मेरे मेल की कोई मिल जाएगी नहीं मिलेगी। और तेवर क्या है बिल्लू के? ऊंचे है इस बात को कहते समय। हेलिम लेऊ, न्यू लेऊ और हेरे लेऊ, जितने भी लेऊ होते हैं, जैसे गांव में नाग आ जाता है, सांप आ जाता है कहीं पे, तो सब क्या करते हैं उसको? लेओ 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 लेओ, तो लेओ 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 लेओ। नाग निकलते ही मोहल्ले में सब लाठी डंडे लेके आ जाते हैं ना, भैया ले लो ले लो ले लो, इसको ले लो। हेली, न्यू और हेरे, हेलिम लेऊ, न्यू लेऊ और हेरे लेऊ। खोंगजम, खूबा कैस और संकीर्तन। एक भाभी जी कीर्तन में गई
और वहां खो गया, खोंग, खोंग का मतलब खो गया, खो गया क्या, मणि। मणिपुर से याद रखेंगे। मणि किसको बोलते हैं हम, हमेशा बोलो अपनी क्लास में। मणि क्या रूट वर्ड होता है हमारा, डायमंड। डायमंड होता है दोस्त जी भैया। तो मणि थी किसी के पास में, अब वो कीर्तन में गई और वो खो गई। खोंगजम से याद रख लेना, खोंग गई, क्या खो गई, मणि। तो भैया अब खूब कैश का इंतजाम करना पड़ेगा या नहीं, खूब कैश का नुकसान हो जाएगा या नहीं, खूब कैश चाहिएगा अब मणि लाने के लिए, डायमंड लाने के लिए खूब कैश चाहिए होगा। या जिसको वो खो गई थी, जिसको वो पाई, उसका तो खूब कैश हो गई। सेकुती जाई और चाय हला, एक आदमी कुर्सी बैठ के चाय हला हला के पी रहा है आराम से मस्ती में, वो है भाई मजे में, चाय हला हला के। सेकुती जाई और चाय हला मिजोरम के हैं, ठीक है। बहुत थैंक यू मेरे दोस्त, मेरा काम अगर आपके आता है, टू मच थैंक यू सर, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीख पाते हो तो अच्छी बात है, हर कोई नहीं सीख पाता है, कुछ तो बुद्धू ही होते हैं, उनको सीखने से मतलब नहीं होता है। मैं हमेशा यही कहता हूं ना, जीवन में सीखना ज्यादा जरूरी है। डी शंकर भाई साहब का नाम सुना है आपने कभी, डी शंकर? उन्होंने इस देश को, कभी सुनना उनके बारे में, आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि सुनता और देखते तो हम बिग बॉस को हैं आजकल। सारी फटीचर चीजों को तुम देखते हो दुनिया में, ठीक है। मैं भी देखता था, ऐसा नहीं था, बिग बॉस तो नहीं देखा मैंने, पहले पहले मैं बहुत देखता था मूवीज वगैरह ये वो, रात को भी मूवी देखता था मैं एक, भैया मूवी देख के ही सो जाते हैं। लेकिन पिछले कई साल से नहीं देखी मैंने, मतलब नई मूवीज में तो मुझे पता ही नहीं है, एक दो को छोड़ के पिछले कई साल में शायद गिनती की मूवीज देखी होंगी, 7-8 मैक्स, पिछले कई साल में, जब से मैं पढ़ाने लगा हूं 2018 से, है ना, लगभग 7वीं साल है पढ़ाते हुए। बोलने के लिए तैयार हो? तो डी शंकर जो थे, उन्होंने इस देश को 1000 से ज्यादा आईएएस दिए हैं, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो जीवन में बहुत सफल होने, नौकरी लगने, इसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब अर्थ अलग मायने में है अगर आपको चीजों की समझ है तो, क्योंकि अगर दिमाग पर प्रेशर एक बार क्रिएट हो गया ना, वो बहुत बड़ी चीज है, वो हटता नहीं है। तो इसीलिए चीजों को सीखना जरूरी है। तो भैया वो डी शंकर, उन्होंने 1000 आईएएस बनाए, तो वो नहीं सीखते होंगे, उन्होंने भी सीखा होगा। नहीं, कई बार हम टारगेट को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये अचीव नहीं हुआ तो, अरे चिल करो भाई, अचीव होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक है, कुछ और करेंगे। वो कुछ और भी नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। अब मैं पढ़ता था, मैं अपने स्कूल में टॉपर था, मान के चलो 10th 12th में, इंजीनियरिंग में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरी तो जॉब नहीं लगी। तो कुछ नेचर ने अपने आप सेट किया ना, प्रकृति ने, कि कुछ मौका मिला। नहीं तो मैं भी गांव में ट्यूशन पढ़ाता था ऐसे, 6 बच्चे 7 बच्चे, वो 20 भी हुए, 25 भी हुए, ऑफलाइन भी पढ़ाना शुरू किया, 3-4 महीने तक तो 20 ही बच्चे पढ़ाए हैं, कभी 18 भी हो जाते थे, बड़ी चिंता होती थी यार घट क्यों रहे हैं। फिर वो 100 भी हुए, 200 भी हुए, वो ऑफलाइन में। कुछ और हो जाता है, उतना परेशान नहीं होना है, कुछ नहीं हो रहा है तो, कि भैया मैं तो परेशान हो रहा हूं बहुत ज्यादा। जैसे मैं कहता था कि आप एक चम्मच नमक खा के देखिए कैसा लगेगा, लेकिन खा पाओगे क्या? बोले भैया बड़ा कड़वा लगेगा। एक गिलास पानी में डाल दें तो कितना कड़वा रह जाएगा? भैया रहेगा तो सही कड़वा। एक बाल्टी में मिला दें एक चम्मच को, नमक तो वही है ना। तो आपको अपनी चीजें एक्सपेंड करनी है, आपको छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होना। नहीं होगा ठीक है, कुछ और करेंगे, ओके। अगर वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ गया कि नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, और नहीं तो दुनिया तो यही बोलेगी तुमसे, अगर तुम नहीं लगे नौकरी तो मैं करके दिखाना होगा, खुद के लिए अपने, सब नहीं कर सकते हैं। बी प्रैक्टिकल। सब अगर तैयार हो भी जाएं तो भी देश में पॉपुलेशन इतनी है, और एम्प्लॉयमेंट उसका भी तो ग्राफ है ना, रोजगार सबको मिलेगा नहीं, ये भी तो एक सच्चाई है। इसलिए मैं कहता हूं खुद पे विश्वास रखिए, अपनी एक स्किल डेवलप करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए जो आपके लाइवलीहुड के लिए, आगे आपकी जीविका उपार्जन के लिए जरूरी हो। मान के चलो जैसे स्थितियों की वजह से मेरी जॉब नहीं लगी, तो मैं पढ़ाता था, मुझे कम से कम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, मैं साइंस पढ़ा सकता था, मैं मैथ्स पढ़ा सकता था, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बात समझ में आई? बोलो भैया ओडीसी के, अब आते हैं काम पे।
अब ताकत बहुत मिल गई तुम्हें बात की, अब ये फटाफट बोलते चलो क्या क्या याद आता। ओडिशा का 10 कथिया, 10 कथाएं सुनी है। संभल संभल के चलती है पाला, उसको भैया किसी ने बढ़िया पाला, तभी उसके 6 पैक है, 6 पैक का। अब पहली बार में मुझे भी याद नहीं होंगे ना ये, कभी जब मैंने किए होंगे, एक आध भूल रहे आएगा याद, सब होगा, धीरे धीरे होगा। पंजाब का बताइए, पंजाब का भैया टप्पा खा जाओगे पंजा मार दिया तो। और बताओ, धड़ पे धाड़ी, धाड़ी धाड़ी धाड़ी, टप्पा जोगी माही, हीर राजना, सबनू जाके मैं ये बोलना, बात बोल के राज खोलना। महाराष्ट्र के ललिता भाभी, ओवी, गोंधर, लावणी, अभंग, भवगीत। बिहार करके क्या बन जाता है आदमी, सोहर, किसी के सोहर बन जाते हो, कोई बेगम बन जाती है। पश्चिम बंगाल में क्या बोला था, भैया बहुला, भवैया बहुला, लेकिन भैया ने क्या बोला था, पहले बंगला बनाएंगे। भटियाली था यहाँ का, क्या था, भटियाली। भैया बहुला, बाउल और रविंद्र संगीत आप जानते हैं। अरे कुछ एफर्ट लगा पा रहे हो थोड़े बहुत भैया या नहीं मेरे प्यारे भाई। जा जिससे भी कहनी है जा, जिनसे कहनी है जा, कह देना, वो रोपी। हरियाणा चालो, गोवा, मंडे को भी गोवा। राजस्थान, राजा के स्थान पे क्या कर रहती है भैया, लोटा लेके पानी लेके खड़ी रहती है। मांड और पंखीड़ा, पंख लेके खड़े रहते हैं। छत्तीसगढ़ का पंडवानी। जम्मू कश्मीर चक्री और भाका चक्कर पता है। उत्तर प्रदेश के बिरहा बताया, 12 मासा, कजरी, होरी बताए थे। केरल का कल 100 पान खा के कहां चला गया था, संगीत देखने, क्या गए थे, भूत आ गए थे, भूता गीत। असम बोर हो रहे थे तो क्या बोलते, दिही नाम, उसके नाम का जिक्र चल गया, टोकरी वाली गोल परी के नाम का जिक्र छिड़ गया। झारखंड में झरने में कैसे नहाते हैं, झारखंड हमारे लिए हमेशा होता है झरना, और झरने में कैसे नहाते हैं भैया, झूम झूम के। देखो इसको झूमर ही बोलेंगे, मैंने अभी ध्यान से नहीं देखा, चैंडलियर, ये वो झूमर होता है जो छत पे लटका रहता है, इसको भैया झूमर ही कहेंगे मेरे दोस्त। भाई साहब माफ करना ऐसी किसी भी गलती के लिए, है ना, इसको झूमर ही बोलेंगे। चैंडलियर वो होता है जो लटका रहेगा, कैंडलियर बोलते हैं ना उसको, कैंडल्स वाला। कैंडलियर याद कर लो कभी, है ना, झूमर ही बोलेंगे उसको। कर्नाटक के जो भाव खाता है और डोलू कुनी था, ये यहाँ की फोक म्यूजिक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल शरारती, उनके लिए जूरी ला ऐसे नहीं मानेंगी, जूरी लामान। उत्तराखंड के जोड़ा बन गया था, नहीं भैया घास खुदवाता उससे, झोड़ा और घसियारी। आंध्र प्रदेश मैं देगा अंधे को आंख, मदिगा दप्पू। तमिलनाडु के बिल्लू भाई गुस्सा हो गए थे, नहीं हो गए थे, जी भैया क्यों, अम्मा ईवारी मेल हो जाएगा या नहीं होगा, ईवी एलम, तो तेवर बहुत ऊंचे थे, ये बात कहते हो। अम्मा ने कहा नहीं भैया चिंता मत कर, मिलन हो जाएगा। नाग आता है तो कैसे करते हैं सब, लेव, तो जितने भी लेव हैं आपका बोलेंगे क्या, हेलिम लेव बोल दे आपसे, आपका न्यू लेव बोल दे, हेरो लेव बोल दे। मणिपुर भाभी जी कहां गई थी, कीर्तन में, वहां क्या कर दिया था उन्होंने, बताओ फटाफट से भैया, खोंग गया था उनका मणि, और जिसको मिला उसको खूब कैश मिला, और चाय हला के पी रहे हैं सेकुत, ये कहां का है, मिजोरम का है। ठीक है, रिवाइज करेंगे एक बार, बताएंगे फटाफट से, फिर हम कल शुरू करेंगे आपका, कल क्या मतलब, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो चित्रकला और लोक कला, ये क्या होती हैं, कौन सी कहाँ की फेमस है। बच्चों ये आर्ट एंड कल्चर के पार्ट है, इनको पढ़ना। आजकल स्टैटिक जीके के नाम पर क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, बोले आर्टिकल पढ़ लो, सारे अनुच्छेद, सारे बांध पढ़ लो। आर्टिकल वो पॉलिटी का पार्ट है, बांध ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करो, फिर स्पोर्ट्स को कंप्लीट करो, और अदर चीजें तो बाकी सब्जेक्ट में भी कवर होती हैं। ठीक है जी, बहुत थैंक यू केवल भाई, बहुत बढ़िया। चलो भैया सोशल मीडिया के लिए गाइड करो किसी दिन, ठीक है, किसी दिन 5 मिनट बात करेंगे उसके बारे में। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू ऑल।
एंड अभी तो दिवाली नहीं आई है, अभी तो दिवाली के बहुत दिन है। ठीक है, बात कर लेंगे। थैंक यू।